हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस अनसॉल्व पेपर की सीरीज़ में। तो हम लोग शुरू करते हैं। 2023 का अनसॉल्व का सेट है, तो शुरुआत करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न है इसमें। ठीक है, तो हम सब इसमें शुरुआत करते हैं। वेलिसनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है? तो वेलिसनेरिया में जो परागण होगा जल द्वारा होगा। ठीक है, वेलिसनेरिया में जो परागण होगा जल द्वारा होगा। ठीक है, अगर कीट द्वारा पूछ ले तो ठीक है, कीट द्वारा किस में होगा? तो ध्यान देना, वाटर लिली और वाटर हायसिंथ में। ये पौधे तो जल में तो रहते हैं, लेकिन इनमें जो परागण होता है कीटों द्वारा होता है। वाटर लिली और वाटर हायसिंथ, वाटर हायसिंथ, ध्यान देना इसको। ठीक है, इसमें जो पॉलिनेशन होता है, इसमें जो परागण होता है वो होता है कीट द्वारा। इनमें जो परागण होगा कैसा होगा? कीट द्वारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, स्त्रियों में आर्तचक्र सामान्यता होता है तो 28 से लेके 29 दिनों का होता है। ठीक है, एमआरएनए की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सेंट्रल डोग्मा का रूल जिसे पता होगा वो कर लेगा। तो इसमें देखते हैं, डीएनए से जो आरएनए बनते हैं, डीएनए से जो बनते हैं आरएनए। ठीक है, ये हो जाता है डीएनए। ठीक है, तो डीएनए से सबसे पहले क्या बनेगा? आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ठीक है, इसको तो बोलते हैं हम लोग अनुलेखन। अनुलेखन, तो डीएनए से जो आरएनए बना उसको बोलेंगे अनुलेखन, और इस एमआरएनए से जो बनेंगे प्रोटीन, ये जो बने प्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं? अनुवादन। तो डीएनए से जो आरएनए बना उसको बोलते हैं अनुलेखन, ये ट्रांसक्रिप्शन। और इस एमआरएनए से जो ये प्रोटीन बने उसको क्या बोलते हैं? अनुवादन। ठीक है, ट्रांसलेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? अनुवादीकरण। विडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में उपयोग किया जाता है? तो अगला क्वेश्चन है विडाल परीक्षण। तो विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब आता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे निश्चित उत्तरीय प्रश्न पे। यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये क्या है? पहला जो क्वेश्चन है, जैव विविधता तप्त स्थल को परिभाषित कीजिए। तो जैव विविधता जो तप्त स्थल होता है, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर क्या होता है? पौधे तथा जंतुओं की जैव विविधता अधिक होती है। पौधे प्लस जंतुओं की या प्राणियों की जैव विविधता अधिक होती है। ठीक है, जहाँ पर पौधे और जंतु क्या होते हैं? उनकी अधिक जैव विविधता होती है। ठीक है, जैव विविधता उनकी क्या होती है? बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? जैव विविधता तत्व स्थल कहेंगे। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। तो ये जो हॉट स्पॉट है, इसकी बात करें, हॉट स्पॉट की बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 34 है। पूरे संसार में कितने हो जाएंगे? 34। तो पूरे संसार में है 34 है। ठीक है, और इसमें जो होता है विलोपन, इसकी वजह से हॉट स्पॉट की वजह से विलोपन की जो दर है वो 30% कम हो चुकी है। विलोपन की जो दर है 30% कम हो चुकी है। ध्यान देना, 30% विलोपन की दर कम हो चुकी है हॉट स्पॉट से। हॉट स्पॉट क्या होता है? जहाँ पे पौधे तथा जीव जंतु सर्वाधिक पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? जैव विविधता फसल कहते हैं। और संसार में बात करें तो हॉट स्पॉट कितने हैं? 34 है। और इन हॉट स्पॉट की वजह से 30% विलोपन, जंतुओं या पौधों के विलोपन की दर 30% घट चुकी है। ठीक है, अगर बात करें तो अपने भारत में भी 3 है, 3 अपने भारत में भी मिल जाएंगे।
कौन कौन से हैं? इसमें 3 अपने भारत में मिल जाएंगे, 3 हॉट स्पॉट अपने भारत में मिल जाएंगे। ध्यान देते हैं कौन कौन से मिलेंगे। इंडो वर्मा, पहला क्या होगा? इंडो वर्मा। ठीक है। हिमालय, और थर्ड में क्या होगा? पश्चिमी घाट और श्रीलंका। पश्चिमी घाट और श्रीलंका मिल जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब तक क्या हुआ कि जैव विविधता तप्त स्थल क्या होते हैं? तो जैव विविधता जो तप्त स्थल होते हैं, ऐसे ऐसे स्थान होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर पौधे तथा जंतु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और पूरे संसार में जैव विविधता तप्त स्थल कितने हैं? टोटल 34 है। ठीक है, इनकी वजह से क्या होता है? विलोपन की दर कितना प्रतिशत कम हो चुकी है? 30% विलोपन की दर कम हो चुकी है। अगर पूरे संसार में अगर बात करें, सबको अगर सारे जैव विविधता तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट को जोड़ दिया जाए तो केवल 2% ही हैं। पूरे संसार में कितने प्रतिशत हैं? केवल 2% ही हैं। ध्यान देना। ठीक है, पूरे संसार की अगर क्षेत्रों की बात करें हॉट स्पॉट, तो केवल 2% है। ठीक है, विलोपन की दर 30% कम हो चुकी है हॉट स्पॉट से। और हॉट स्पॉट टोटल कितने हैं संसार में? 34 है। ठीक है, 3 अपने भारत में भी हैं। कौन कौन से हैं? इंडो वर्मा है, हिमालय है, पश्चिमी घाट, और क्या है? श्रीलंका है। ठीक है, तो इतना लिख के आ जाना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो इसमें कौन सा विटामिन होना चाहिए गोल्डन राइस में? विटामिन ए। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। ठीक है, तो ये जो गोल्डन राइस है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है ना, आनुवंशिक रूपांतरित फसल है। इसमें क्या मिलता है? विटामिन ए। मानव शरीर में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य है? तो पोषण देती है। सर्टोली कोशिकाएं क्या काम करती हैं? पोषण देती हैं। ठीक है, तो सर्टोली कोशिका पोषण देती है, और एक कोशिका और होती है, ये तो हो गई सर्टोली। सर्टोली पोषण करती है। जबकि शुक्राणुओं का निर्माण कौन करेगी? शुक्राणु निर्माण शुक्राणुजन कोशिका। शुक्राणुजन कोशिका शुक्राणुओं का निर्माण करती है। अगर क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण कौन करता है, तो शुक्राणुजन कोशिका। ठीक है, और पोषण कौन देती है? सर्टोली कोशिका, ये पोषण देगी। ठीक है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? ठीक है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? तो देखा जाए तो 23 जोड़ी होगा। ठीक है, टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। ठीक है, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होंगे। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। लेकिन इसकी शक्तिशाली होने की पुष्टि कौन किया था? ये जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, इसकी शक्तिशाली किसने किया था? हार्वर्ड फ्लोरे। क्या नाम था? हार्वर्ड फ्लोरे। और कौन थे? अर्नेस्ट चैन। एक साइंटिस्ट और थे, उनका नाम था अर्नेस्ट चैन। ठीक है, इन्होंने कहा था कि पेनिसिलिन एक प्रभावशाली या शक्तिशाली एंटीबायोटिक है। हार्वर्ड फ्लोरे और अर्नेस्ट चैन ने। और खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, ये हो जाता है। आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सीय सगर्भता समापन यानी एमटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमटीपी से क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। चलिए, चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या होता है? तो
चिकित्सीय सगर्भता समापन में हम सब पढ़ेंगे कि इसमें मेनली क्या होता है। ये जानबूझकर गर्भ को नष्ट करना क्या कहलाता है, एमटीपी। जानबूझ करके गर्भ को नष्ट करना यानी गर्भाशय को नष्ट करना क्या कहलाता है, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको क्या बोलते हैं, चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। ठीक है। और इस गर्भाशय को नष्ट होने को रोकने के लिए 1971 में कानूनन इस पर रोक लगा दी गई थी। 1971 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था कि कोई भ्रूण हत्या नहीं होगी। ठीक है, 1971 में। फिर इसमें क्या होता है, 2017 में इसमें संशोधन होता है। 2017 में इसमें संशोधन होता है। क्या संशोधन होता है कि 12 सप्ताह से 12 सप्ताह से अगर कम बच्चा है तो उसमें एक पंजीकृत डॉक्टर की आवश्यकता होगी। ठीक है। और 12 सप्ताह से अधिक अगर बच्चा है और 24 सप्ताह से कम है तो उसमें 2 पंजीकृत डॉक्टरों की आवश्यकता होगी। ठीक है। और एमटीपी क्या होता है, 12 सप्ताह के भीतर ये सुरक्षित मानी जाती है। एमटीपी जो होती है 12 सप्ताह के भीतर क्या होती है, सुरक्षित मानी जाती है। इससे ज़्यादा सप्ताह बढ़ेंगे तो माँ के लिए क्या होता है, जानलेवा हो सकता है। तो चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या होता है, जानबूझकर गर्भ को नष्ट करना क्या कहलाता है, चिकित्सीय सगर्भता समापन कहलाता है। ठीक है। इस भ्रूण हत्या को रोकने के लिए इस पर कानूनी प्रतिबंध कब लगा था, 1971 में लगा था। ठीक है। आगे फिर इस पर 2017 में इस पर संशोधन हुआ था। 12 सप्ताह से अगर कम बच्चा है तो उसमें कम एक पंजीकृत डॉक्टर की आवश्यकता होगी। 12 सप्ताह से अधिक लेकिन 24 सप्ताह से अगर कम है तो उसमें कम से कम 2 पंजीकृत डॉक्टरों की आवश्यकता होगी। ठीक है। एमटीपी कब तक सुरक्षित मानी जाती है, 12 सप्ताह तक सुरक्षित मानी जाती है एमटीपी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि डीएनए हेलिक्स के एक स्ट्रैंड में नाइट्रोजनी समाचारों का क्रम निम्नवत है। ठीक है। तो इसके पूरक स्टैंड में नाइट्रोजनी समाचारों का क्रम 3 से 5 दिशा में क्या होगी। तो ये दिया है 5 to 3 दिया है, एक साइड दिया गया है। ठीक है, एक तरफ 5 to 3 दिया गया है। ठीक है। सेकंड का हमें लिखना है, सेकंड का हमें लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इधर क्या एडेनिन है, तो अगर इधर एडेनिन है तो इधर क्या होना चाहिए, थायमिन। ठीक है, इधर थायमिन है तो इधर क्या होना चाहिए, एडेनिन। इस तरह से इसको बना लेंगे, ये डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे। ठीक है। इधर ग्वानिन है तो इधर क्या होना चाहिए, साइटोसिन। ठीक है। तो इस तरह से इसको पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, 5 to 3 तो हमें इस क्रम में क्या होना चाहिए, 3 to 5 तो इसी क्रम में इसको जस्ट अपोजिट लिख लेना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रतिरक्षी अणु का केवल नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिरक्षी अणु बनाना है, एक नामांकित चित्र। ये कैसे करेंगे, प्रतिरक्षित अणु को क्या बोलते हैं, H2L2 भी कहते हैं, याद होगा। ठीक है। तो एक प्रतिरक्षित अणु बनाना है, केवल नामांकित चित्र बनाना है, तो इसको बना लेंगे। ठीक है। इसकी कितनी श्रृंखलाएं होती हैं, 4 श्रृंखलाएं होती हैं। एक प्रतिरक्षित अणु की श्रृंखलाएं कितनी होती हैं, 4 होती हैं। यहाँ से इस तरह से ये इस तरह से बना लेते हैं इसको। और इसको किस नाम से जानते हैं, H2 और L2 के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है। डाई सल्फाइड बंध से जुड़ा होता है ये। ठीक है, इधर भी और इधर भी। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है ये, प्रतिजन बंधक स्थल, प्रतिजन बंधक स्थल होता है ये, एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है ये। ठीक है। इस साइट इधर भी होगा। ठीक है। ये डाई सल्फाइड बंध से जुड़ा होता है ये,
किस नाम जानते हैं इसको? H2 और L2 को बोलते हैं इसको, ठीक है। H2 और L2 भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें दो श्रृंखलाएं होती हैं, इसमें दो क्या होती हैं? लघु लघु श्रृंखला, और दो श्रृंखला क्या होती हैं? दीर्घ श्रृंखला होती है, ठीक है। दो लाइट चेन और दो हैवी चेन होती है इसमें, ठीक है। तो ये पूरा हो जाता है आपका डायग्राम। इसको बना के आना है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हीरोइन मार्फिन क्या है या किस पौधे से प्राप्त होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसमें? हीरोइन मार्फिन क्या है और या किस पौधे से प्राप्त होती है? तो ये पेपेवर सोमनिफेरम पौधे में पाई जाती है। पेपेवर सोमनिफेरम पौधे से प्राप्त की जाती है, जो प्लांट होता है। पेपेवर सोमनिफेरम पौधे के लेटेक्स से प्राप्त की जाती है। ये होता है लेटेक्स, यहाँ से निकलते हैं लेटेक्स, ठीक है। यहाँ से लेटेक्स, ये पौधा किसका होता है? ये पेपेवर सोमनिफेरम पौधा होता है, ठीक है। कौन सा पौधा है? पेपेवर सोमनिफेरम, सोमनिफेरम, ठीक है। पेपेवर सोमनिफेरम पौधे से प्राप्त किया जाता है ये, ठीक है। जैसे पोस्त का पौधा बोलते हैं। तो यहाँ से इस लेटेक्स से क्या बनती है? मार्फिन, ठीक है। मार्फिन का प्रयोग कहाँ करते हैं? दर्द निवारक के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। और मार्फिन के एसिटिलीकरण से क्या बनता है? इसका एसिटिलीकरण करा देंगे, एसिटिलीकरण से बन जाएगा हेरोइन, ठीक है। ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था? हीरोइन मार्फिन क्या या किस पौधे से प्राप्त होती है? तो क्या लिखेंगे? ये पेपेवर सोमनिफेरम पौधे से प्राप्त होती है, ठीक है। एक तरह का अवसादक है मार्फिन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? जो आणविक जीव विज्ञान है उसके मूल सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये क्या है? एक तरह का जो आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए पर मौजूद रहती हैं, इसका हस्तांतरण एमआरएनए पर होता है। जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन जो डीएनए पर है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो डीएनए पर पाई जाती है, जो इंफॉर्मेशन जो डीएनए पर पाई जाती है, इसका स्थानांतरण किस में होगा? एमआरएनए पे। इसका जो स्थानांतरण होगा वो एमआरएनए पर होगा। इस पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो ट्रांसफ़र किस पर होगा? एमआरएनए पर होगा, ठीक है। तो क्या होता है ये? क्या लिखेंगे इसमें? जो आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए पर मौजूद रहती हैं, जो आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए पर मौजूद रहती हैं, इसका स्थानांतरण एमआरएनए पर होता है। यही क्या है? आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत है, ठीक है। जो आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए पर मौजूद होती हैं, ठीक है, इसका स्थानांतरण जो होता है एमआरएनए पर होता है। किस में होता है? एमआरएनए पर होता है। यही लिख कर के आएंगे सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइकेन व माइकोराइजा पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? लाइकेन और माइकोराइजा पर टिप्पणी लिखिए। लाइकेन व माइकोराइजा पर टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है? लाइकेन और माइकोराइजा पर। तो ये जो क्वेश्चन होता है लाइकेन,
लाइकेन क्या होता है? प्रदूषण का अच्छा सूचक होता है, ठीक है। लाइकेन जो होता है प्रदूषण का अच्छा सूचक होता है। और क्या काम करता है? लाइकेन लाइकेन जो होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लाइकेन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जबकि माइकोराइजा, ये जो माइकोराइजा है, माइकोराइजा क्या होता है? जमीन से क्या होता है? फास्फोरस का अवशोषण करता है, ठीक है। कोई सा भी अगर पौधा है उसकी रूट्स निकलेंगी इस तरह से, तो ये रूट्स के साथ जुड़ जाता है। ये रूट्स के साथ इस तरह से इसके बगल में बहुत सारे इस तरह से फंगस उग जाते हैं, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा? ये हो गया जड़, यानी जिसको बोलते हैं मूल बोलते हैं, जड़ या मूल, इसको वो रूट। और प्लस क्या हो जाएगा? कवक, ठीक है। तो ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिल करके बनाते हैं कवक मूल, है ना। ये दोनों मिल क्या बनाते हैं? कवक मूल बनाते हैं, इसको बोलते हैं माइकोराइजा, ठीक है। मेनली क्या होता है? ये मिट्टी से क्या ऑब्जर्व करता है? फास्फोरस। मेनली क्या ऑब्जर्व करता है? फास्फोरस ऑब्जर्व करता है। तो कवक मूल यानी माइकोराइजा क्या ऑब्जर्व करता है? मिट्टी से फास्फोरस, ठीक है। लाइकेन क्या होता है? प्रदूषण का अच्छा सूचक होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। सह प्रभाविता क्या है? उदाहरण से ही समझाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सह प्रभाविता क्या है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सह प्रभाविता किसे कहते हैं? सह प्रभाविता, चलिए इसमें देखते हैं कि सह प्रभाविता क्या होती है। जब किसी विपरीत लक्षण वाले जोड़े को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो प्राप्त संतति में दोनों जनक के लक्षण प्रभावी रूप से दिखते हैं। उसे क्या कहते हैं? सह प्रभाविता कहते हैं। एक बार फिर सुनेंगे। जब किसी विपरीत लक्षण वाले जोड़े को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो प्राप्त संतति में दोनों जनक के लक्षण प्रभावी रूप से दिखाई देते हैं, उसे सह प्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? मानव रुधिर वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सह प्रभाविता क्या हो सकता है? जब किसी विपरीत लक्षण वाले जोड़े को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो प्राप्त संतति में दोनों जनक के लक्षण प्रभावी रूप से दिखाई देते हैं, उसे सह प्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? मानव रुधिर वर्ग, मानव का ब्लड ग्रुप, ठीक है। मानव का ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप कौन कौन से होने चाहिए? ए बी ओ। मानव का ब्लड ग्रुप कौन सा? ए बी ओ, ठीक है। तो इसमें सह प्रभाविता उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जब किसी विपरीत लक्षण वाले जोड़े को आपस में क्रॉस कराया जाता है, जब किसी विपरीत लक्षण वाले जोड़े को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो प्राप्त संतति में दोनों जनक के लक्षण प्रभावी रूप से दिखाई देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सह प्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा? ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ठीक है। कौन सा? ए बी ओ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जनक ए से हो जाता है, जनक ए से अलील क्या हो सकता है? आई ए, ठीक है। और जनक बी से जो अलील हो जाएगा क्या हो जाएगा? आई ए, ठीक है। तो इन दोनों का मिला के क्या हो जाएगा? इनका जीनोटाइप, ठीक है। इनका जीनोटाइप क्या बनेगा? आई ए, आई ए, ठीक है। और इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या था? इसमें क्या था? जब किसी विपरीत लक्षण वाले जोड़े को आपस में क्रॉस किया जाता है, यानी जनक ए और जनक बी, तो प्राप्त संतति में दोनों जनक के लक्षण प्रभावी रूप से दिखाई देते हैं, ठीक है। इन दोनों जनक के लक्षण जो होते हैं संतान में दिखाई देते हैं, ठीक है। ये संतति का जीनोटाइप है।
तो उसे क्या बोलते हैं, साप्रभाविता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मानव ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मानव ब्लड ग्रुप, ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाएं। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाना है। ठीक है, तो इसको करना है कैसे, चलिए शुरुआत करते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, अब इसमें पूरा संरचनी बनाना। ठीक है, तो इसका बात करें कि ये क्या बना है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना होती है। ठीक है, तो इसकी जो बैकबोन बनी होती है, ठीक है, किसकी बनी होती है, शर्करा और प्लस फास्फेट की बनी होती है, शर्करा एंड फास्फेट की बनी होती है। ठीक है, ये जुड़े होते हैं। इसका जो बैकबोन है वो किसका बना होता है, शर्करा प्लस फास्फेट का बना होता है। इसकी अगर बात करें इधर 5 डैश, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, 5 डैश टू 3 डैश, 3 डैश टू 5 डैश। ठीक है, और ये किससे जुड़ता है, हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये संरचना हो जाती है, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना है। ठीक है, आगे यहाँ पे दो क्षार युग्मों की बात करें तो कितना हो जाता है, 0.34। दो छः, ये सब क्षार युग्म है। ठीक है, क्षार युग्मों के बीच की दूरी क्या है, 0.34 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ के यहाँ बात करें, एक सेकेंड, तो हमने सीखा यहाँ पर कि यदि एक श्रृंखला की ध्रुवणता अगर 5 डैश से, यदि एक श्रृंखला की ध्रुवणता 5 डैश से 3 डैश है, तो दोनों दूसरे की जो ध्रुवणता होगी 3 डैश टू क्या होगा, 5 डैश होगी। ठीक है, दूसरे की जो ध्रुवणता होगी 3 डैश टू 5 डैश होगी, इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर, और हमने सीखा कि यहाँ पर दोनों जो बैकबोन है यहाँ पर, ये किसके जुड़ा होगा, हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होगा। ठीक है, और बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक कि इसको क्या बोलते हैं, एक पिच बोलते हैं, और 10 न्यूक्लियोटाइड का एक पिच होता है। 10 क्षार युग्म का या न्यूक्लियोटाइड का एक पिच होता है। ठीक है, 10 क्षार युग्म, यहाँ 10 तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे 10 क्षार युग्म को एक पिच बोलते हैं। 10 क्षार युग्म को क्या बोलते हैं, एक पिच बोलते हैं। ठीक है, 10 क्षार युग्म को एक पिच कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख देना है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अनुलेखन से आप क्या समझते हैं, विवरण दीजिए। अनुलेखन से आप क्या समझते हैं, अनुलेखन अभी हमने सीखा था, डीएनए से आरएनए के निर्माण को क्या बोलते हैं, अनुलेखन कहते हैं। डीएनए से आरएनए के निर्माण को क्या कहेंगे, अनुलेखन कहते हैं। ठीक है, अनुलेखन क्या होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण को, डीएनए से जो आरएनए बनेगा उसको क्या बोलते हैं, अनुलेखन। ये है डीएनए और ये है एमआरएनए। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनना अनुलेखन कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा, डीएनए से आरएनए का निर्माण होना अनुलेखन कहलाता है। ठीक है, 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। कितने प्रकार के,
तीन प्रकार के आरएनए होते हैं, आर आरएनए, एम आरएनए और टी आरएनए। ठीक है, तीन प्रकार के आरएनए होते हैं। सभी प्रकार के आरएनए जो डीएनए से निर्माण होता है उससे अनुलेखन कहते हैं। तो ये जो सभी प्रकार के जो आरएनए का निर्माण हुआ डीएनए से हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, अनुलेखन कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो मेनली जो प्रोटीन बनाएगा वो कौन सा है बताओ, एमआरएनए। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए के निर्माण को क्या कहेंगे, अनुलेखन कहते हैं। ठीक है, और सभी प्रकार के जो आरएनए बन रहे हैं मेनली डीएनए से, उसको क्या बोलते हैं, अनुलेखन ही कहते हैं। और इसमें इन तीनों में से एक है एमआरएनए जो प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये रही बात अनुलेखन की। ठीक है, तो अनुलेखन में क्या होता है, संपूर्ण जो डीएनए है उसमें केवल एक भाग होता है जो एमआरएनए बनाता है, वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, संरचनात्मक जीन। क्या बोलते हैं उसको, संरचनात्मक जीन। तो डीएनए पर क्या होता है, एक क्षेत्र होता है, इसको क्या बोलते हैं, संरचनात्मक जीन, जिससे क्या होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब कि जो अनुलेखन में जो होता है, संपूर्ण डीएनए अनुलेखन नहीं करता है, केवल संरचनात्मक जीन का कुछ भाग ही अनुलेखन करता है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया का वर्णन करना है। ठीक है, तो भ्रूणपोष में मेनली क्या होता है, सबसे पहले हमने जब दोहरा निषेचन हो जाता है, दोहरा निषेचन के बाद क्या होता है, केंद्रीय कोशिका जो होती है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बदल जाती है, केंद्रीय कोशिका बदल जाती है, भ्रूणपोष कोशिका बदल जाती है। इसको देखते हैं। चलिए, सबसे पहले जो दोहरा निषेचन होता है, दोहरा निषेचन के बाद इसमें मेनली होता क्या है, सबसे पहले हमने देखा था कि यहाँ पर जो दोहरा निषेचन होता है, ठीक है, तो इसमें जो केंद्रीय कोशिका होती है, केंद्रीय कोशिका, जो केंद्रीय कोशिका होती है ये बदल जाती है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में बदल जाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म। ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बदल जाता है, केंद्रीय कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोशिका में बदल जाती है। फिर बाद में इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है केंद्र की विभाजन, इसमें बहुत सारे हो जाते हैं केंद्र की विभाजन। इसमें जब केंद्र की विभाजन होता है तो इसमें इस तरह से बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं, तो इसमें इस तरह से बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, तो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में कौन सा हो जाता है, केंद्र की विभाजन, केंद्रकीय विभाजन होता है। इस केंद्र की विभाजन से क्या होता है, बन जाता है मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। क्या बनते हैं, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। ठीक है, इससे बहुत सारे फ्री न्यूक्लियर इंडस्ट्रोन बन जाएंगे। ये जो आप नारियल पानी जो पीते हैं वो सब क्या है, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष है, इसमें बहुत सारे मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष बनाते हैं, इसको नारियल पानी बोलते हैं। बाद में क्या होता है, यही क्या होता है, सेलुलर हो जाता है, बाद में ही क्या हो जाता है, कोशिकीय हो जाता है। ठीक है, इस तरह से, जिसको हम लोग गरी कहते हैं। ठीक है, तो नारियल पानी क्या है, एक तरह का मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष है। ठीक है, और जो कोशिकीय भ्रूणपोष क्या है, वो क्या होता है, ये गरी होती है। ठीक है, तो इसमें जो हमने सीखा अब तक,
सबसे क्या क्वेश्चन था, भ्रूणपोष क्या है, इसके विकास की प्रक्रिया का वर्णन कार्य बताएं। तो सर्वप्रथम दोहरे निषेचन के बाद जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका होती है वो बदल जाती है केंद्र, उस प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका केंद्र के विभाजन के थ्रू मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष में बदल जाती है। ठीक है, मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष में बदल जाती है। ये मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष में बदल जाएगी। और ये मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष क्या होते हैं, बहुत सारा क्या कहलाते हैं, वो एक तरह का जो भ्रूणपोष में विकसित हो जाता है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो और जब ये मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष जब कोशिकीय बन जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गरी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो भ्रूणपोष का विकास के चरण में क्या सीखा हमने, सबसे पहले क्या था, केंद्रीय कोशिका। सबसे पहले कौन सी कोशिका थी, केंद्रीय कोशिका। और केंद्रीय कोशिका बदल जाती है किसमें, इसमें प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में। केंद्रीय कोशिका बदल जाती है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में। प्राथमिक भ्रूणपोष प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में बदल जाता है। और प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में फिर क्या होता है, इसमें हो जाता है केंद्र की विभाजन। केंद्र के विभाजन से क्या बनेंगे, केंद्र की विभाजन से बन जाएगा बहुत सारा मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष। मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष बहुत सारे बन जाएंगे, जो क्या है, एक तरह का नारियल पानी है। ठीक है, जिसको हम लोग पीते हैं। और जब ये मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष जब ये कोशिकीय बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गरी बोलते हैं। ठीक है, केंद्रीय कोशिका दोहरा निषेचन के बाद प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बदल गई, फिर उसमें केंद्र की विभाजन हुआ। केंद्र की विभाजन होता है तो मुक्त केंद्र की भ्रूणपोष बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, स्त्री जनन तंत्र का आरेखी नामांकित चित्र बनाइए। स्त्री जनन तंत्र का, ठीक है, आरेखी नामांकित चित्र बनाना है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसको इजीली है, बहुत इजी है, हर बार क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको तो सबको करके ही आना है। ओवरी हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से डायग्राम बना लेना। इधर फिलामेंट, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे नेमिंग करके आ जाना। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, फैलोपियन ट्यूब, यानी क्या बोलते हैं इसको, अंडवाहिनी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा। ये गर्भाशय ग्रीवा है। ठीक है, ये हो जाता है, ये क्या है, गर्भाशय। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगी झालर यानी फिम्बरी। ठीक है, ये हो जाएगा इस्थमस, एम्पुला इसको बोलते हैं, इस्थमस। ठीक है, तो इस तरह से पूरा डायग्राम बना के आ जाएंगे। कौन सा है, स्त्री जनन तंत्र का आरेखी नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो ये अंडवाहिनी हो जाएगा, और फिर ये और अंडाशय हो गया, ये गर्भाशय ग्रीवा हो गया, ये गर्भाशय हो गया। ठीक है, इधर झालर हो गया अंडाणु को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा तुम्बिका,
ठीक है, ये पूरा डायग्राम हो जाता है। आगे है लिंग संलग्न वंशा। तो अगला क्वेश्चन है लिंग संलग्न को परिभाषित कीजिए। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा है लिंग संलग्न को परिभाषित कीजिए। ठीक है, हीमोफीलिया और वर्णांधता के माध्यम से इसे समझाइए। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले लिंग संलग्न वंशागति क्या होती है, इसको पता होना चाहिए कि लिंग संलग्न वंशागति क्या होती है। तो लिंग संलग्न क्या होता है? यदि कोई खराब जीन, ध्यान सुनना, यदि कोई खराब जीन, यदि कोई, एक सेकेंड, यदि कोई जो खराब जीन हो, ठीक है, यदि कोई खराब जीन एक्स क्रोमोसोम पर हो, यदि कोई खराब जीन एक्स क्रोमोसोम पर हो, तब क्या होगा? एक्स संलग्न रोग बोलेंगे। यदि वाई क्रोमोसोम पर हो तो उसे वाई संलग्न कहेंगे। ठीक है, तो यदि कोई खराब जीन, याद रहेगा, यदि कोई खराब जीन कहाँ पर हो, यदि कोई खराब जीन एक्स क्रोमोसोम पर हो तो उससे कहेंगे एक्स संलग्न रोग। क्या कहेंगे? एक्स संलग्न रोग। और इसको अगर वाई पर हो गया उसको क्या बोलेंगे? वाई संलग्न क्रोमोसोम पर हो तो एक्स संलग्न। ध्यान देना, एक्स लिंक्ड या एक्स संलग्न बोलते हैं इसी को। ठीक है, एक्स संलग्न रोग कहते हैं। ठीक है, और अगर वो खराब जीन एक्स लेके 22 क्रोमोसोम पर हो, अगर वही खराब जीन एक्स लेकर के 22 क्रोमोसोम पर हो, ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे? अलिंग क्रोमोसोम लग्न रोग। क्या बोलेंगे उसको? अलिंग क्रोमोसोम लग्न रोग, ऑटोसोमल अलिंग क्रोमोसोम लग्न रोग। उसको क्या बोलेंगे? अलिंग क्रोमोसोम लग्न रोग। ठीक है, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल लिंग डिसऑर्डर उसको बोलेंगे, अलिंग क्रोमोसोम लग्न। याद हो गया होगा सबको। लिंग संलग्न वंशागति को प्रभावित करना हो तो क्या लिखोगे? यदि कोई खराब जीन एक्स क्रोमोसोम पर हो तो उसे एक्स संलग्न रोग कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हीमोफीलिया, इसमें क्या लिखा है? हीमोफीलिया और वर्णांता के माध्यम से समझाइए। तो इसको समझाना है हीमोफीलिया और वर्णांता के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं इसमें हीमोफीलिया और वर्णांता के माध्यम से। तो हीमोफीलिया का जो रोग होता है एक्स पर होता है, एक्स डिसऑर्डर है, तो एक एक्स संलग्न रोग है। ठीक है, इधर एक्स वाई मेल के लिए हो जाएगा, और इसका जो खराब जीन है हीमोफीलिया का एक्स पर है। ठीक है, इसको हम लोग क्रॉस करवाएंगे, इसको क्रॉस करवाते हैं फीमेल के साथ। ठीक है, कौन सा क्रोमोसोम? एक्स एक्स। ठीक है, तो ये है। तो अगर इसमें पुरुष क्या है? वर्णांत है, मतलब हीमोफिलिक है, और इधर ये मेल का है और ये फीमेल का है। ठीक है, तो इनमें जो जीन होना चाहिए इधर इन पर है। ठीक है, ये फीमेल क्या है? कैरियर, यानी इस बीमारी को वाहक है। और मेल क्या है? मेनली क्या हो सकता है? ये हीमोफिलिक है। तो इसे हीमोफीलिया और वर्णांता के माध्यम से समझाएं। ठीक है, तो इसको जो बीमारी जो होगी, जो ट्रांसफ़र होगी एक्स, तो इसमें क्या होगा? एक्स संलग्न रोग है। वाई तो इसमें आप हावी रहते हैं जब तक कि एक्स पर ना आए। इधर एक्स, इधर एक्स हो गया, और इसका जो खराब जीन है किस पर बताओ? एक्स पर है। तो इसको पुनेट वर्ग बना के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये पुनेट वर्ग बन जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये मेल का है और ये वाला फीमेल का है। ठीक है, तो अगर मेल का देखें तो यहाँ पर क्या है? एक्स, इधर एक्स हो जाएगा, इधर वाई हो जाता है। इसका खराब जीन एक्स एच पर है। ठीक है, इनका ये फीमेल का हो जाता है,
एक्स एक्स, ये खराब भी इस पर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होना चाहिए, एक्स एक्स इधर एक्स, तो ये फीमेल हो जाएगी, ये कैरियर हो जाएगी, इस बीमारी को ट्रांसफ़र करेगी, इस बीमारी को, ठीक है। इधर क्या होना चाहिए, एक्स और वाई, ये समान हो जाते हैं, ठीक है। इधर एक्स, इधर एक्स वाई, ये भी फीमेल कैरियर हो जाती है, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है, एक सामान्य पुरुष। तो इसमें जो अगर अगर मेल क्या हो, मेल अगर क्या हो हीमोफिलिक हो, और फीमेल क्या हो कैरियर हो, तो इनकी जो संतानें हो जाएंगी उसमें क्या होना चाहिए, जो बॉयज़ रहेंगे, ठीक है, जो बॉयज़ रहेंगे उसमें क्या होगा, इसमें लगभग 25% लड़के क्या हो जाएंगे, वो हीमोफिलिक हो जाएंगे, ठीक है। और 25% जो फीमेल होंगे कैरियर होंगी, और 50% क्या होंगे इसमें, इस रोग से मुक्त रहेंगे, ठीक है। हीमोफीलिया है, इसी तरीके से वर्णांता का भी होगा, ठीक है। हीमोफीलियम क्या होता है, एक इसमें चोट लग जाने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। हीमोफीलिया में मेनली होता है, ठीक है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग वाला फैक्टर, यानी फैक्टर 8 जो होता है उसमें क्या होता है, विकृत हो जाती है उस जीन में, जिस कारण क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है, जिससे एक छोटी सी चोट लग जाने पर रक्त का थक्का बहना नहीं रुकता है, ठीक है, चोट लग जाने पर। हीमोफीलिया। वर्णांता, वर्णांता में क्या होता है, रोगी को क्या होता है, इसमें लाल और हरे रंग नहीं दिखाई देता है, ठीक है, इसमें। और लगभग क्या होता है इसमें, फीमेल की बात करें तो ये फीमेल में होता है 0.4% फीमेल में होता है, और पुरुषों में क्या होता है, लगभग 8% होता है पुरुषों में, ठीक है। इसमें लाल और हरे रंग को पहचानना मुश्किल होता है, ठीक है, रोगी को वर्णांतता में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पीसीआर में, किसे बढ़ेंगे, पीसीआर, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, आगे बढ़ते हैं पीसीआर। पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अभी पीसीआर में मेनली होता क्या है, बहुत कम टाइम में क्या काम करते हैं, रोगों का पता लगाया जा सकता है, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन होता है रोगों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें, पीसीआर में। पीसीआर का अर्थ होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, जिसके द्वारा डीएनए की अधिकतम प्रतिलिपि बनाया जाता है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, डीएनए की अधिकतम प्रतिलिपि बनाया जाता है। इस अभिक्रिया में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, क्या क्या प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है, देखते हैं हम सब। इस अभिक्रिया में पीसीआर में क्या क्या प्रयोग किया जाता है ये देखेंगे, एक सेकेंड। पीसीआर, पीसीआर में हम लोग टेम्पलेट डीएनए ले लेंगे, पीसीआर में क्या ले लेंगे, टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। टेम्पलेट डीएनए के बारे में आप लोग लिखिएगा, टेम्पलेट डीएनए क्या काम करता है, जिस डीएनए की प्रतिलिपि बनाना होता है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, जिस डीएनए की प्रतिलिपि बनाना होता है उसके लिए हमें क्या करना होना लेना चाहिए, टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। दूसरा क्या लेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा क्या ले लेंगे, डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा हम ले लेंगे डीएनए पॉलीमरेज। ये क्या काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करेगा, इसके द्वारा उपयोगी जीन के कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण होता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होगा भाई, डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या हो जाएगा कि इसके द्वारा उपयोगी जीन के कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण होता है, ठीक है। लगभग 1 करोड़ प्रतिरूपों का निर्माण होता है, कह लो, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। तीसरा क्या ले लेंगे इसमें हम लोग, टैग पॉलीमरेज, TAK, टैग पॉलीमरेज। ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से निकाला गया है, टैग पॉलीमरेज, ठीक है। टैग पॉलीमरेज क्या काम करता है, ये एक जीवाणु है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस, कहाँ से अलग किया गया है, थर्मस एक्वेटिकस से अलग किया गया है, थर्मस एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस से अलग किया गया है,
ठीक है, मतलब ये उच्च तापमान में भी यह नष्ट नहीं होता है। ठीक है, टैग पॉलीमरेज उच्च तापमान में भी ये नष्ट नहीं होता था। तो टैग पॉलीमरेज किससे लिया गया है? थर्मस एक्वेटिकस एक जीवाणु है, उससे लिया गया है। ठीक है, और इसमें क्या क्या लिया गया है? इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या लिया गया है? इसके न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे? नया डीएनए बनाने के लिए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होगी। नया डीएनए बनाने के लिए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होगी, तो हम लोग इसमें क्या ले लेंगे? न्यूक्लियोटाइड भी ले लेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का काम क्या होगा? नया डीएनए बनाने के लिए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होगी। आगे फिर क्या ले लेंगे? और प्राइमर, नेक्स्ट क्या ले लेंगे? इसमें प्राइमर ले लेंगे। ठीक है, प्राइमर क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो डीएनए के समान, जो टेम्पलेट डीएनए के 3' किनारे पर जुड़ता है। ठीक है, डीएनए के समान, डीएनए आरएनए के समान होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्राइमर बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या सीखा? इसमें क्या क्या लेते हैं? एक पीसीआर में क्या क्या लिया जाता है? पीसीआर मुख्यतः प्रयोग क्या क्या किया जाता है? द टेम्पलेट डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड, प्राइमर। तो टेम्पलेट डीएनए के बारे में क्या लिखा आपने? जिस डीएनए की प्रतिलिपि बनाना होता है, हो गया। डीएनए पॉलीमरेज में क्या लिखा आपने? इसके द्वारा उपयोगी जीन के कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण होता है। ठीक है, लगभग 1 करोड़ प्रतिरूपों का निर्माण होता है। ठीक है, टैग पॉलीमरेज क्या काम करेंगे? जीवाणु थर्मस एक्वेटिकस से अलग किया गया है, उच्च तापमान में भी यह नष्ट नहीं होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का उपयोग कहाँ करेंगे? नया डीएनए बनाने के लिए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होती है। और प्राइमर क्या करेंगे? न्यूक्लिक अम्ल का एक छोटा सा टुकड़ा है जो डीएनए के समान होता है। ठीक है, और टेम्पलेट के 3' किनारे पर जुड़ता है। ये हो जाता है पीसीआर का जो मुख्यतः प्रयोग किए जाने वाले अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें पीसीआर में और कौन कौन से प्रोसेस होने चाहिए? पीसीआर में क्या क्या प्रोसेस होते हैं? इसमें 3 प्रोसेस हो जाएंगे। कितने प्रोसेस? 3 प्रोसेस होंगे पीसीआर में, पता होना चाहिए। पहला जो होगा निष्क्रियण, पहला क्या करेंगे? निष्क्रियण करेंगे, फर्स्ट प्रोसेस। तो अपने पास एक डीएनए है, अपने पास एक डीएनए है, एक स्ट्रैंड क्या है? 5' to 3', दूसरा है 3' to 5'। ठीक है, ये किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध से ये जुड़े होते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं, इस तरह से बहुत सारे। ठीक है, अब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग ये द्विरज्जुकी डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंड डीएनए है, द्विरज्जुकी क्या है? डीएनए है। इसमें क्या करेंगे? इसको सबसे पहले टेम्परेचर इसमें ऐड करेंगे, ताप। इसमें हमने ताप किया, ताप से क्या हो जाएगा? ताप के कारण ये हो जाएगा निष्क्रियण। तो पहला प्रोसेस क्या हो गया? निष्क्रियण। ठीक है, तो पहला प्रोसेस क्या हो गया? निष्क्रियण, इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं इसको? डीनेचुरेशन। पहला प्रोसेस हो गया है डी नेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन। और फिर ताप के बाद फिर क्या होगा? ताप से ये क्या हो जाएगा? दोनों लड़े क्या होंगे? दोनों लड़ी जो होगी अलग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से दोनों अलग हो जा रहे हैं, दोनों डीएनए, दोनों रज्जुक अलग हो जा रहे हैं। 5' to 3' एंड 3' to 5', दोनों डीएनए क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और इस पे जो होता है अपना जो प्राइमर होता है, यहाँ करके यहाँ पर 3' पे आके जुड़ जाता है। इसमें जो प्राइमर होगा वो 3' पे आके जुड़ जाएगा। ये हाइड्रोजन बंध अलग हो गए, सॉरी, ये सारे हाइड्रोजन बंध थे जो अलग टूटे हुए थे वहाँ से। और इस पर कौन जुड़ जाएगा? आकर के इसमें प्राइमर आकर के जुड़ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है,
प्राइमर आके जुड़ गया। और प्राइमर की दिशा क्या होनी चाहिए बताओ? 3 टू 5 प्राइमर की दिशा क्या होनी चाहिए? 3 टू 5। चलिए, तो यहाँ पर प्राइमर जो होते हैं आकर के जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो थे प्राइमर आकर के जुड़ जाते हैं। और प्राइमर दिशा क्या होती है? 3 टू 5। 3 टू 5 ये प्राइमर होता है। प्राइमर कहाँ जुड़ता है? 3 किनारे पर आके जुड़ जाता है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? तापानुशीलन। क्या बोलते हैं इसको? तापानुशीलन। तो जो दूसरा जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? तापानुशीलन। तापानुशीलन सेकेंड प्रोसेस। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस हो रहा है तापानुशीलन। अब क्या होता है नेक्स्ट प्रोसेस में? क्या हो जाएगा इसमें? ऐड हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। कौन आएगा? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो आगे क्या जुड़ेंगे? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज से आएगा तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ देगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करेगा? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को इसमें जोड़ देगा। ठीक है, ये दिशा क्या थी? 5 टू 3। तो इसमें जब आगे जोड़ देगा फिर इसमें नया स्ट्रैंड बनेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएगा और ये प्राइमर क्या होगा? इसमें नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ प्राइमर जुड़ा हुआ है, ये है, ये था प्राइमर। ठीक है, तो प्राइमर यहाँ से जुड़ा, इधर से लेके आ रहा है। ठीक है, और इस साइड से भी एक प्राइमर जुड़ जाएगा, यहाँ से 3 पे भी एक प्राइमर जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी एक प्राइमर जुड़ा, यहाँ भी प्राइमर, इधर प्राइमर, तो इधर से 3 पे जुड़ जाता है प्राइमर। ये इधर से लेता हुआ लेके आएगा, नया स्टैंड बनाएगा और ये इधर एक नया स्टैंड बनाएगा। ठीक है, तो ये नए स्टैंड्स बन गए यहाँ पर। ये 5'3', तो इधर क्या हो जाएगा? 3 टू 5। और ये वाला, ये तो इधर बन गया, ये वाला बना लिया, और इसका ये इधर एक नया डीएनए बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक स्टैंड यहाँ पर न्यू। ठीक है, 5' टू 3', 3' टू 5'। ठीक है, 5। इस तरह से। और लास्ट प्रोसेस ये जो हुआ है इसको क्या बोलते हैं? प्रसार। क्या बोलते हैं इसको? प्रसार बोलते हैं। तो एक पीसीआर में कितने प्रोसेस होते हैं? 3 प्रोसेस होते हैं। पहला क्या होता है? निष्किरण। निष्किरण में क्या होता है बताओ? डीएनए के दोनों रज्जुक अलग हो जाते हैं, दोनों रज्जुक अलग हो जाते हैं, हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। ठीक है, तापानुशीलन में क्या होता है बताओ? इसमें प्राइमर आके 3 किनारे पर आकर के जुड़ जाता है। ठीक है, प्राइमर इसमें आकर के 3 किनारे पर जुड़ जाता है। यहाँ पर जैसे जुड़ता है तो यहाँ देखो ये प्राइमर है, और ये प्राइमर डीएनए आरएनए खंड होते हैं, नया इसमें नया न्यूक्लियोटाइड इसमें जुड़ता जा रहा है। इधर से इधर 3 पे भी प्राइमर एक जुड़ता है यहाँ पर, और ये भी एक इस तरह से जुड़ता जा रहा है। ठीक है, और इसमें डीएनए पॉलीमरेज की सहायता से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आगे जुड़ जाएंगे और इसमें एक नया डीएनए बन जाएगा। और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? प्रसार। ठीक है, तो तापानुशीलन में डीएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होगी, फिर क्या होगा आगे? प्रसार आ गए। ठीक है, निष्करण में हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं, तापानुशीलन में इसमें प्राइमर आके जुड़ जाते हैं 3 किनारे पर, प्रसार में इसमें न्यूक्लियोटाइड नए नए जुड़ते जाते हैं। ठीक है, तो 3 प्रोसेस है पीसीआर में। पीसीआर कितने प्रोसेस हैं? 3 प्रोसेस है। ठीक है, तो पीसीआर में क्या क्या प्रयोग होता है? टेम्पलेट डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड और प्राइमर। ठीक है, तो ये पीसीआर प्रोसेस फिनिश होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन कीजिए। मेंडल के प्रभाविता के नियम का वर्णन करना। ठीक है, मेंडल का प्रभाविता नियम क्या था? जब प्रभावी और अप्रभावी के बीच में संकरण करा जाता है, जब प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों के बीच में संकरण करा जाता है तो प्रभावी लक्षण का जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। इसे क्या बोलते हैं?
प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रभाविता का नियम। मेंडल के प्रभाविता का नियम बताना है। ठीक है, इसमें मेंडल ने कितने लक्षण लिए थे? दो। क्या था? एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा लिया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? प्रभाविता का नियम। पीसीआर हो गया। मेंडल के प्रभाविता का नियम का वर्णन करना है। ठीक है, प्रभाविता का नियम। तो मेंडल ने वंशागत के दो नियम दिए थे। प्रथम नियम क्या था? प्रभाविता का नियम। द्वितीय नियम क्या था? विसंयोजन नियम। ठीक है, मेंडल के दो नियम थे। तो पहला जो नियम था कौन सा था बताओ? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम। और इनका जो दूसरा जो नियम था, विसंयोजन का नियम था। दूसरा कौन सा था? विसंयोजन का नियम था। दूसरा नियम था विसंयोजन का नियम। ठीक है, जिसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रथम नियम कौन सा है? प्रभाविता का नियम। तो मेंडल का हम लोग पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है? ध्यान सुने, प्रभाविता का नियम क्या कहता है भाई इसमें कि प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में कहा गया है कि लक्षणों का निर्धारण कारक नामक इकाइयों द्वारा होता है। तो पहला क्या होता है? लक्षणों का निर्धारण कारक नामक इकाइयों द्वारा होता है। लक्षणों का निर्धारण किसके द्वारा होगा? कारक नामक इकाइयों द्वारा होता है। ठीक है, कारक नामक इकाइयों द्वारा होता है। ठीक है, ये हो जाता है। और दूसरा क्या लिखेंगे? कारक जोड़ों में होता है। कारक किस में होता है? कारक जोड़ों में होता है। कारक किस में होते हैं? जोड़ों में होते हैं। ठीक है, ये है। और फिर कहा गया है जब प्रभावी लक्षण का जीन अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों में उपस्थित हो। ठीक है, जब प्रभावी लक्षण का जीन व अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों साथ में उपस्थित हो तो केवल प्रभावी लक्षण का वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाता है। अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। ठीक है, कह रहे हैं कि जब प्रभावी लक्षण का जीन, तीसरा क्या है? जब प्रभावी लक्षण का जीन, ठीक है, जब प्रभावी लक्षण का जीन व अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों साथ उपस्थित हो। ठीक है, इसको डायग्राम समझते हैं। इसको डायग्राम से समझते हैं। इसमें कह रहे हैं कि जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों उपस्थित हो। कैपिटल टी एंड कैपिटल टी, ये क्या है? प्रभावी है। इसको संकलन कराएंगे स्मॉल टी से। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रभावी। इसको क्या बोलते हैं? अप्रभावी। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कह रहे हैं कि जब प्रभावी तथा अप्रभावी, प्रभावी ये है, इसके युग्मक हो जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे? युग्मक। ये दोनों जनक है। ये प्रभावी लक्षण है, ये अप्रभावी लक्षण है। इसमें कहा गया है तीसरा, जब प्रभावी लक्षण का जीन व अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों साथ उपस्थित हो तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाता है। अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो अगर हम लोग इसको पुनेट स्क्वायर में देखें तो इसमें कह रहे हैं कि अप्रभावी जीन वाला लक्षण जो होता है अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। कैपिटल टी स्मॉल टी।
तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इसमें जो सारे पौधे क्या हो गए, F1 पीढ़ी में सारे पौधे संकर पौधे हो गए, संकर लंबे पौधे हो गए, संकर लंबे पौधे हो गए। ठीक है, सारे पौधे कैसे हैं, संकर लंबे पौधे हैं। तो कौन सा, ये प्रभावी लंबे पौधे हैं, ये प्रभावी लंबा था, ये अप्रभावी बहुना था, अप्रभावी। तो इसमें कहा गया जब प्रभावी लक्षण का जीन, जब प्रभावी लक्षण का जीन व अप्रभावी लक्षण दोनों साथ उपस्थित हो, जब प्रभावी अप्रभावी दोनों साथ उपस्थित हो, तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाता है, अप्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। इसमें देखो कहीं बहुना पौधा नहीं दिख रहा है। ठीक है, केवल सारे पौधे क्या हो गए, F1 पीढ़ी में सारे लंबे पौधे आ जाते हैं। ठीक है, यही प्रभाविता का नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुजीनी वंशागत से आप क्या समझते हैं, बहुजीनी वंशागत से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो चलिए आते हैं बहुजीनी वंशागति पर आते हैं, बहुजीनी वंशागति पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बहुजीनी वंशागति। अब इसमें क्या होता है, तुमने पढ़ा होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुजीनी वंशागति। जिसको क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। होता क्या है मेनली इसमें, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है, बहुजीनी वंशागत से आपका समझना उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो बहुजीनी वंशागति में, जिसको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं, बहुजीनी वंशागति, बहुजीनी वंशागति, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जब कोई लक्षण दो से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होता है तो उसे बहुजन लक्षण कहते हैं। ध्यान देना, इसको डेफिनेशन क्या होगी, जब कोई लक्षण, जब कोई लक्षण दो से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होता है, दो से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होता है, दो से अधिक जीनों द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। ध्यान देना, ठीक है, जब कोई लक्षण दो से अधिक जीनों द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, बहुजीनी लक्षण कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, बहुजीनी लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो उसे बहुजीनी लक्षण कहते हैं। तो ये हो जाता है बहुजनी वंशागति। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसके क्या होने चाहिए, इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे, इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे, जिससे ABC 3 जीन है। ठीक है, ABC 3 जीन मनुष्य की त्वचा में गहरे रंग के लिए उत्तरदायी हैं। ABC 3 जीन, ये तीनों कैपिटल में, ध्यान देना, ABC 3 जीन। ठीक है, मानव त्वचा के लिए, मानव त्वचा के लिए, मानव त्वचा के गहरे रंग के लिए, डार्क रंग के लिए, गहरे रंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ये तीनों रंग गहरे रंग के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, और ABC 3 जीन, इसमें स्मॉल ABC। ठीक है, ये जो तीनों जीन हैं ये उजले रंग के लिए उत्तरदायी है। किसके रंग के लिए, ये उजले रंग के लिए हैं। ये किसके लिए भाई, उजले रंग के लिए। ठीक है, ये उजले रंग के लिए हैं, उत्तरदायी हैं। तब इसमें प्रभावी और अप्रभावी कैसे हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। तो इसमें प्रभावी कैसा होगा, इसकी बात करें कि प्रभावी की,
तो इसमें जो प्रभावी होंगे कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, कैपिटल सी। ठीक है। इसमें त्वचा का रंग कैसा होगा? गहरा होगा। ठीक है। ये त्वचा का रंग किसमें होगा? इसमें गहरा रंग होगा। ठीक है। स्किन कलर कैसा होगा? गहरा रंग का होगा। और इसमें जो अप्रभावी होगा, इसमें जो अप्रभावी होगा, इसमें जो अप्रभावी होंगे स्मॉल ए और स्मॉल सी। ठीक है। ये हो जाएंगे। इसमें त्वचा का रंग उजला होगा। इसमें त्वचा का रंग कैसा होगा? उजला होगा। ठीक है। वाइट रंग होगा। और अगर इसको मिक्स कर दें इस तरह से, ठीक है, तब इसमें क्या होगा? त्वचा का रंग क्या होगा? इन दोनों के बीच का होगा, यानी गहरा और उजला के बीच का होगा। त्वचा का रंग कैसा होगा? गहरा व उजला के बीच होगा। ठीक है। ये सब क्या था? त्वचा का रंग है। त्वचा का रंग है ये। ठीक है। तो हमने क्या सीखा बताओ? बहुजनी मंशागत क्या होता है? जब कोई लक्षण दो से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होता है तो उसे बहुजनी लक्षण कहते हैं। जैसे क्या, यदि ABC है था 3 जीन, है ना, मानव त्वचा के लिए गहरे रंग के लिए उत्तरदायी है। ABC उजले रंग के लिए है। ठीक है। ABC 3 जीन मानव त्वचा के गहरे रंग के लिए है। ये कैपिटल में होगा तो त्वचा का रंग गहरा होगा। ठीक है। डार्क होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है। त्वचा का रंग बहुत ज़्यादा क्या होगा यहाँ पर? गहरा होगा। और अगर ABC स्मॉल है, उस उजले रंग के लिए उत्तरदायी है। तो प्रभावी क्या होगा? AABB, है ना, कैपिटल B होगा। सारे कैपिटल में त्वचा का रंग कैसा होगा? इसमें गहरा रंग होगा। अप्रभावी की बात करें, इसमें सारे स्मॉल रहेंगे। B रहेगा, C उजले रंग के लिए उत्तरदायी है। अगर मिक्स कर देंगे तो त्वचा के गहरा व उजले रंग के लिए बीच की, ये बीच का होगा। ठीक है। त्वचा गहरा उजला रंग का बीच का होगा ये। तो ये है पूरा बहुजीवी वंशागति। आगे पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, है आपका, आनुवंशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आनुवंशिक कूट, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक कूट की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आनुवंशिक कोड, जिसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। आनुवंशिक कोड की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अगला क्वेश्चन है। तो इसको क्या कैसे करेंगे? सबसे पहले इसकी विशेषता, आनुवंशिक कोड क्या होते हैं? त्रिक होते हैं। त्रिक मतलब ट्रिपल होते हैं। ठीक है। आनुवंशिक कोड के लक्षण, तो पहला लक्षण क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? आनुवंशिक कोड के लक्षण बताओ। आनुवंशिक कूट के लक्षण या विशेषताएं, लक्षण या फिर क्या बता सकते हैं यहाँ पर? विशेषताएं। ठीक है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हो जाएंगी? जेनेटिक कोड की क्या क्या विशेषताएं होंगी? ठीक है। तो इसमें जो पहला हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आनुवंशिक कोड की विशेषताओं में फर्स्ट जो विशेषता होनी चाहिए इसकी, इसमें क्या होते हैं? 64 कोडॉन, है ना। कितने कोडॉन मिलते हैं बताओ? 64 कोडॉन होते हैं। कितने कोडॉन होते हैं? 64 कोडॉन होते हैं। ठीक है। कितने अमीनो अम्ल बनते हैं इसमें? 20 अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। 64 कोडॉन होते हैं, 20 अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। 20 अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। 20 अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। इसमें से 3 क्या होते हैं? अपरासित होते हैं। ठीक है।
3 स्टॉप कोडॉन होते हैं, तो 61 अमीनो अम्ल हो जाएगा। 61 अमीनो अम्ल 20 कितने बनाएंगे, कितने, लगभग 61। तो 61 अमीनो अम्ल जो होते हैं 20 अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। ध्यान देना इसमें, क्योंकि इसमें जो टोटल 64 होते हैं, लेकिन 3 इसमें स्टॉप कोडॉन होते हैं। स्टॉप कोडॉन इसमें 3 होते हैं, 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। ठीक है, 64 कोडॉन होते हैं, 20 अमीनो अम्ल का निर्माण होता है कितने, 61 कोडॉन से। तीसरा, आनुवंशिक कूट लगभग सार्वत्रिक है। इसका मतलब क्या होता है, आनुवंशिक कूट सार्वत्रिक है। आनुवंशिक कूट यूनिवर्सल है, इसको बोल सकते हैं। आनुवंशिक कूट सार्वत्रिक है, ये क्या है भाई, इसका मतलब क्या होगा, मतलब जीवाणु से लेकर, सार्वत्रिक का मतलब क्या होगा कि जीवाणु से लेकर के, कहाँ से, जीवाणु से लेकर मानव तक, जीवाणु से लेकर मानव तक, जीवाणु से लेकर मानव तक सभी जीवों में, सभी जीवों में क्या, कौन सा कोडॉन, यू, यू और यू। ठीक है, केवल यू केवल फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल का कोड करेगा, केवल फिनाइल एलेनिन का, फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को कोड करेगा। ठीक है, कहाँ से लेकर के, जीवाणु से लेकर मानव तक। ठीक है, जीवाणु से लेकर कहाँ तक, मानव तक सभी जीवों में यू केवल फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को कोड करेगा। ठीक है, इसका एक अपवाद है। ठीक है, इसका एक अपवाद पढ़ेंगे, तो इसका एक अपवाद क्या है भाई, इसका एक अपवाद है, इसका अपवाद क्या है, अपवाद ये है कि माइटोकांड्रिया तथा प्रोटोजोआ में आनुवंशिक कूट सार्वत्रिक नहीं होता है। माइटोकांड्रिया किसमें सार्वत्रिक नहीं होगा, माइटोकांड्रिया में तथा प्रोटोजोआ में सार्वत्रिक नहीं होता, प्रोटोजोआ में सार्वत्रिक नहीं होता है, अपवाद है, ध्यान देना। ठीक है, आनुवंशिक कूट सार्वत्रिक होता है, जीवाणु से लेकर मानव तक सभी जीवों में यू केवल फिनाइल एलेनिन का अमीनो अम्ल को कोड करेगा। लेकिन इसका जो अपवाद है किस में कोड नहीं करेगा, माइटोकांड्रिया तथा प्रोटोजोआ में। ठीक है, ये सार्वत्रिक नहीं होता है। ठीक है, तो 64 कोडॉन होते हैं, 20 अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, 61 प्रकूट 20 अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। टोटल कितने कोडॉन है, 64 कोडॉन है। 3 कहाँ चले गए, 3 क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन होते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखा, आनुवंशिक कूट सार्वत्रिक है, जीवाणु से लेकर मानव तक सभी जीवों में यू केवल फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल का कोड करेगा। लेकिन इसका अपवाद है, किसमें कोड नहीं करेगा, सार्वत्रिक किसमें नहीं होगा, माइटोकांड्रिया में, और किसमें, प्रोटोजोआ में नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़ते हैं और इसकी आनुवंशिक कूट की और विशेषताओं के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम सब, अगला विशेषता क्या है इसकी, नेक्स्ट विशेषता कि कोडॉन क्या होता है, अपहरासित होता है, यानी आनुवंशिक कूट क्या होता है, अपहरासित होता है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक कूट क्या होता है, अपहरासित होता है। ये तीसरे मान लेते हैं, आनुवंशिक कूट अपहरासित होता है।
आनुवंशिक कोड क्या होता है? अपभ्रंशित होता है। इसका मतलब क्या होता है? यानी एक से अधिक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। आनुवंशिक कोड अपभ्रंशित होता है अर्थात एक से अधिक कोडॉन एक अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। एक से अधिक कोडॉन एक अमीनो अम्ल को कोड करते हैं। एक अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या हो सकते हैं? जैसे यू हो गया, यू यू यू, ठीक है, यू यू सी, ठीक है, जी ए, इसको ए मान लेते हैं, जी ए और जी ए जी, ठीक है। तो फिर ये दोनों मिलकर के ये दोनों भी फिनाइल एलेनिन को कोड करेंगे और ये भी क्या काम करेगा? ये भी ग्लूटामिक बनाएगा, ठीक है, ये भी ग्लूटामिक बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाते हैं। आनुवंशिक कोड अपभ्रंशित होता है अर्थात एक से अधिक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। यानी यू यू भी फिनाइल एलेनिन बनाएगा और यू यू सी भी फिनाइल एलेनिन बनाएगा। जी ए भी ग्लूटामिक बनाएगा और जी ए जी भी ग्लूटामिक अम्ल का निर्माण करेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट और क्या होता है? आनुवंशिक कोड क्या होता है? कामा रहित होते हैं, ठीक है। तो ये पांचवा इसमें लिखेंगे। इसका जो विशेषता है आनुवंशिक कोड की, आनुवंशिक कोड क्या होता है? कामा रहित होते हैं, मतलब बीच में कहीं कामा नहीं लगा रहेगा। आनुवंशिक कोड कामा रहित होते हैं, कामा रहित होते हैं। मतलब यहाँ पर अगर जी ए लिखा है तो इसमें कोई भी यहाँ पर बीच में कामा, यहाँ पर कोई कामा नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई कामा इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आनुवंशिक कोड की विशेषता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। टाइफाइड व निमोनिया के रोगजनक कौन है? उनके लक्षण लिखिए, ठीक है। टाइफाइड और निमोनिया के लक्षण लिखने हैं। तो भाई टाइफाइड में मेनली क्या होता है? टाइफाइड निमोनिया के रोगजनक कौन है? तो टाइफाइड का सबको पता होना चाहिए, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड का कौन है? साल्मोनेला टाइफी होता है, ठीक है। और निमोनिया का स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। तो टाइफाइड ये होते हैं। टाइफाइड में क्या होता है? 39 से 40 डिग्री टेम्परेचर होता है बॉडी, 39 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, ठीक है। तेज़ बुखार होता है इसमें। निमोनिया, निमोनिया में क्या हो जाता है? इसमें खतरनाक होती है निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है? ये मेनली तो वायु कोष्ठों में क्या हो जाता है? वायु कोष्ठों में तरल भर जाता है, ठीक है। वायु कोष्ठों में तरल भर जाता है। छींक आना, खांसी आना इसके लक्षण हो जाते हैं। अत्यधिक निमोनिया में क्या हो जाता है? मेनली नाखूनों के रंग भी धूसर कलर के हो जाते हैं निमोनिया के, इसके लक्षणों में देखा जाए तो, ठीक है। ये इसके मेन लक्षण हैं निमोनिया में। आगे बढ़ते हैं। मेनली इसका काज पूछेगा। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफिस होता है। विडाल टेस्ट के थ्रू टाइफाइड का पता करते हैं। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होते हैं, ठीक है।
इसमें क्या होता है, छींक आना, खांसी आना होता है। और मेनली इसका निमोनिया में क्या होता है, जो अंग प्रभावित होता है वो फेफड़े प्रभावित होते हैं। फेफड़े का वायु कोशिकाओं में तरल भर जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, निमोनिया के लक्षणों में आते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखे। जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है। फिर क्या है, आवृतबीजी पौधों में, बस थोड़ा सा क्वेश्चन और रह गया है। जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखे। तो जैव प्रौद्योगिकी में क्या क्या हो सकते हैं, ध्यान देखना है कि जैव प्रौद्योगिकी में होते क्या मेनली। बायोटेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखिए। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले कहाँ क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चिकित्सा में भी प्रयोग करते हैं। और कहाँ करेंगे, कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा में, और किसमें, कृषि क्षेत्र में भी इसका प्रयोग करते हैं। चिकित्सा और किसमें, कृषि में। ठीक है, देखा जाए तो कृषि में बात करें तो कृषि जैसे बागवानी एवं वन विकास के लिए अनेक नई खेती योग्य प्रजातियां वहाँ किस्में तैयार करके पोषण क्षमता उत्पादन वृद्धि की गई है। ठीक है, जिनमें रोग रहित एवं रोग प्रतिरोधक पौधों का उत्पादन, कीट कवक विपरीत मृदा अवस्थाओं, ठीक है, सूखा साग, इन सब के प्रति क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें जैव प्रौद्योगिकी क्या हो सकते हैं, तो जैव प्रौद्योगिकी में क्या होता है, मेनली होता है कि रोग रहित एवं प्रतिरोधक पौधों का उत्पादन करना, कीट कवक विपरीत मृदा ठीक अवस्थाओं, सूखा शाक, ठीक है, शाकनाशी की प्रतिरोधक उत्परिवर्तित किस्में तैयार करना, परागकोश संवर्धन द्वारा अगुणित पौधे तैयार करना, भूमि व पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया को बढ़ाना, पौधों में पोषण क्षमता बढ़ाना। ठीक है, ये तो हो जाता है जैव प्रौद्योगिकी के अनुसंधान पौधों की अन्य कृषि व योग्य किस्में तैयार करके इनकी पोषण क्षमता उत्पादन में वृद्धि की गई है। तो आगे क्या कर सकते हैं इसमें, और क्या क्या हो सकते हैं जैव प्रौद्योगिकी में, देखा जाए तो जैव प्रौद्योगिकी में विकास, जैव प्रौद्योगिकी में विकास गत 2 दशकों से जीव विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान, जीन अभियांत्रिकी तथा रासायनिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में हुई नवीनतम खोजों का परिणाम माना जा सकता है। क्लोनिंग सफलता ने इन प्रक्रियाओं को एक अभूतपूर्व गति एवं सामर्थ्य प्रदान की है। रासायनिक संश्लेषण के स्थान पर जैव संश्लेषण से बनाए गए पदार्थ तुलनात्मक रूप में अधिक सस्ते एवं प्रदूषण रहित होते हैं। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, डीएनए टेक्नोलॉजी में ऐसे सूक्ष्म जीवों, पौधों एवं जंतुओं का निर्माण संभव कर दिया है जिनमें अभूतपूर्व जैविक क्षमता निहित है। आनुवंशिक रूप में रूपांतरित जीवों, ठीक है, एक या एक से अधिक जीन का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण प्राकृतिक विधि के अतिरिक्त पुनर्योगज डीएनए तकनीक प्रयोग करते हुए अधिकतम विकसित हुआ है। जैव प्रौद्योगिकी के विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र, उन्नत जीवों में जैसे सूक्ष्म जीवों, शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरकों का निर्माण करना। ठीक है, ये है। सबसे पहले इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट जो कर सकते हो आप लोग, कृषि बागवानी एवं वन विकास के रूप में। ठीक है, तो कृषि बागवानी एवं वन विकास के लिए अनेक खेती योग्य प्रजातियां व किस्में तैयार करके पोषण क्षमता व उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, जिनसे रोग रहित एवं रोग प्रतिरोधक पौधों का उत्पादन, कीट कवक विपरीत मृदा अवस्थाओं, लक्षणों की मात्रा, सूखा शाकाहारी के प्रति क्या होना चाहिए बताओ, प्रतिरोधक उत्परिवर्तित किस्में तैयार करना। ठीक है, बीटी टॉक्सिन जीन जैसे जीवाणु बैसिलस थुरिंजिएंसिस से क्लोनीकृत करके पौधों में प्रकट की जाती है, जैसे बीटी कपास, बीच, ठीक है, बीटी कपास, बीटी पाजनी पादप तैयार किया गया है, बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी बैंगन, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। और क्या हो सकता है इसमें, जैसे तुमने देखा होगा कि इसमें स्वास्थ्य चिकित्सा एवं औषधि निर्माण में कर सकते हैं। इसका कहाँ पे प्रयोग किए हैं, टीकों द्वारा रोगों का रोकथाम, स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है, और क्या क्या है, ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन,
गर्भपूर्व रोग की जानकारी, बीटा थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, एड्स आदि रोगों के पहचानने में जीन अदला बदली चिकित्सा, ठीक है, जीन जीन की मरम्मत कर रोगों की रोकथाम में जीन चिकित्सा तथा संतान के आनुवंशिक गुणों को सुधारने तथा उनके दोषों को दूर करने में जीन इंजीनियरिंग आदि कृत्रिम प्रजनन द्वारा प्रग्न शिशु का विकास आदि जैव प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हो सका है। जैव तकनीक के औसत उत्पादन के क्षेत्र में एक क्रांति सी ला दी है। वर्तमान समय में 30 पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियाँ विश्व में मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृत हो चुकी हैं। कितनी औषधियाँ बताओ? 30। इसमें से 12 जो औषधियाँ भारत में प्रयोग हो रही हैं, जिनमें शरीर में बनने वाली हार्मोन रोग प्रतिरोधी प्रतिजैविक प्रोटीन कौन कौन सी है, जैसे इंटरफेरॉन है, टीके हैं आदि प्रतिजैविक औषधियाँ विटामिन एवं स्टेरॉइड के निर्माण में तथा औद्योगिक उत्पादों का संरक्षण हो रहा है। ठीक है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी इंसुलिन का उत्पादन नियंत्रित करने वाले जीन। आनुवंशिक अभियंताओं ने गुणसूत्र को अलग करके समुचित वाहक ई कोलाई डीएनए श्रृंखला पर जोड़ा जो रासायनिक रूप से समान इंसुलिन उत्पादित करता है। इसी प्रकार जीवाणु कोशिका में इंटरफेरॉन्स, रेबीज, साधारण जुकाम का कैंसर तथा कैंसर के रोगियों में परीक्षण किया जा चुका है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है जो देख लेना कृषि के क्षेत्र में। और दूसरा क्या था उसमें औषधि के रूप में। ठीक है, औषधियों में क्या होता है, टोटल पुनर्योग जो चिकित्सीय औषधियाँ 30 निर्माण हो चुका है, जिनमें से 12 भारत में उपयोग हो रही हैं। ठीक है, इसमें से एग्जाम्पल दिया गया इन औषधियों के, इसको याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, आवृतबीजी पौधों में लघु बीजाणुजनन प्रक्रिया का वर्णन सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जैव प्रौद्योगिकी पर निर्भर हो गया। आवृतबीजी पौधों में लघु बीजाणुजनन प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। और जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? अथवा में है आवृतबीजी पौधों में लघु बीजाणुजनन किसे कहते हैं बताओ? पराग कणों के निर्माण को कहते हैं। लघु बीजाणुजनन किसे कहते हैं? पराग कणों के निर्माण को कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपने पास जो कोशिका होती है उसको क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु मातृ कोशिका, जिससे परागकणों का निर्माण होता है उसको क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ये कैसी होती बताओ? 2n लघु बीजाणु मातृ कोशिका। पहली जो कोशिका होती है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। लघु बीजाणु मातृ कोशिका में सर्वप्रथम क्या होता है? इसमें यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। सर्वप्रथम इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन से इसमें क्या होते हैं? चार परागकणों का निर्माण होता है जो आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, जो आपस में जुड़े रहते हैं इसको बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्टक। लघु बीजाणु चतुष्टक। ठीक है, फिर इसमें से ये तीनों क्या होते हैं? मैच्योर होकर के यहाँ से अलग अलग दूर जाते हैं। यहाँ से अलग अलग दूर चले जाते हैं। ठीक है, परागकोश से बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे परागकण। परागकोश से परागकणों का बाहर निकलना क्या कहलाता है बताओ? परागस्फुटन। तो लघु बीजाणु सबसे पहले क्या था? लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है जिसमें विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे लघु बीजाणु चतुष्टक जिसमें चार लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। कितने लघु बीजाणु बनते हैं? इसमें 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जो चारों आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। जब आपस में जुड़े रहते हैं इसको बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्टक बोलते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है? फिर ये जब अलग अलग हो जाते हैं इसको क्या बोलते हैं? पराग कण बोलते हैं। और पराग कण क्या होता है? परागकोश से बाहर निकल जाते हैं इसको बोलते हैं पराग स्फुटन कहते हैं। ठीक है, इसको लिख लेना है।
आगे तो सबसे पहले क्या हुआ आगे। हाँ, अभिबीजी में पौधों में लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया का, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? पराग कणों के निर्माण को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। पराग कणों के निर्माण को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, ठीक है, यानी पराग कणों का निर्माण। बोले तो पराग कणों का निर्माण, ठीक है। परागकण को निर्माण क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन। सबसे सर्वप्रथम क्या होता है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका थे, जिसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन, जिससे 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, आपस में जुड़े रहते हैं, जिसे बोलते हैं लघु बीजाणु चतुष्टक कहते हैं। फिर ये अलग अलग हो जाते हैं, इसको बोलते हैं परागकण। परागकण क्या होता है? परागकोश से बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं पराग स्फुटन। क्या बोलते हैं इसको? पराग स्फुटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है। जैव विविधता से क्या समझते हैं? चलिए इसको देखते हैं। जैव विविधता से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? जैव विविधता, ठीक है, मैंने पहले बताया था कि जैव विविधता क्या होती है? जंतु व पौधे जहाँ पर अधिक संख्या में पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? जैव विविधता कहते हैं। इसके संरक्षण की विभिन्न विधियाँ, संरक्षण की 2 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं? 2 विधियाँ हैं, ठीक है। स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, और दूसरी है बाह्य स्थानीय संरक्षण, बाह्य स्थानीय संरक्षण, ठीक है। स्वस्थानीय संरक्षण में क्या होते हैं? इसमें जंगल में ही क्या होता है, जैसे मान लो कोई जंगल है और उसमें एक बाघ खतरे में, उसकी मतलब विलुप्त के कगार पे है, तो उसमें क्या होता है? पूरे जंगल को, वो पूरे जंगल को ही सुरक्षा दी जाती है, ठीक है। उसके मतलब उसके प्राकृतिक वास स्थान पे ही, किसी जंतु के प्राकृतिक वास स्थान पर ही उसकी सुरक्षा देना ही क्या कहलाता है? स्वस्थानीय संरक्षण कहलाता है। वाह्य स्थानीय संरक्षण क्या आता है? वाह्य संरक्षण क्या आता है? उस वो जो जंतु जो विलुप्त के कगार पर है उसको उस जंगल से निकाल करके अन्य स्थानों पर ले जाना, जैसे बोल सकते हैं जैसे चिड़ियाघर वगैरह, ठीक है, में ले जाकर स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? वाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है, ठीक है। स्वस्थानीय संरक्षण में क्या होता है? हॉट स्पॉट हो जाते हैं, जितने भी तप्त स्थल हैं, हॉट स्पॉट, ठीक है। हॉट स्पॉट में क्या होते हैं? संकटग्रस्त जो जीव जंतु हैं उनको वहाँ पे सुरक्षा दी जाती है हॉट स्पॉट में, ठीक है। और वाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है? जैसे चिड़ियाघर हो गया, ठीक है, यानी जू हो गया, वन्य जीव सफारी पार्क हो गए, वन्य जीव सफारी पार्क हो गए, ठीक है, और नेशनल पार्क हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये वाह्य स्थानीय संरक्षण में आ जाएंगे, ठीक है। इसमें क्रायो प्रिजर्वेशन हो जाएगा, जिसमें जिसमें हम लोग क्या होता है? स्पम वगैरह को रख सकते हैं -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर। लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग स्पम को भी रख सकते हैं, ठीक है, बीज को रख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण में क्या होता है? हमने क्या सीखा कि उसको जो जंतु संकटग्रस्त जंतु है उसको मूल स्थान पर ही उसको सुरक्षा देना होता है, जबकि वाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या होता है? उस संकटग्रस्त जंतु को उस जंगल से निकाल करके चिड़ियाघर में रख करके मानव की देखरेख में रखा जाता है वाह्य स्थानीय संरक्षण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु के व अंडाणु की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। मानव शुक्राणु तथा अंडाणु का सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या करेंगे? स्पर्म का डायग्राम बना लेना, मानव के शुक्राणु या अंडाणु का, ठीक है, डायग्राम इसमें बनाना है। तो एक स्पर्म के कितने भाग होते हैं? मेनली 3 भाग होते हैं। एक शुक्राणु कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। हेड, पहला भाग कौन सा होगा? हेड हो जाएगा।
हेड हो जाएगा, फिर क्या होगा इसका नेक, और फिर क्या होगा मिडिल पीस एंड टेल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका एक भाग होता है, क्या बोलते हैं इसको, एक्रोसोम। क्या बोलते हैं इसको, एक्रोसोम, जिसपे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो अंडाशय के जोना पेलिसुडा को तोड़ने में हेल्प करता है, एक्रोसोम। और यहाँ पर एक बड़ा सा केंद्रक रहेगा। ठीक है, एक बड़ा सा यहाँ पर केंद्रक रहेगा। तो इस वाले भाग को क्या बोलता है, हेड। ठीक है, इस वाले भाग को बोलेंगे हेड। और ये क्या हो जाएगा, नेक यानी ग्रीवा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ग्रीवा। और ये वाला भाग हो जाएगा मध्य भाग, ये हो जाएगा मध्य भाग, जिसमें बहुत से क्या होते हैं, माइटोकांड्रिया होते हैं। इसमें माइटोकांड्रिया होते हैं, माइटोकांड्रिया क्या होता है, पूछ को गति प्रदान करता है। इसमें बहुत से माइटोकांड्रिया होते हैं। इसके बीच में यहाँ से लेकर के एक यहाँ फ्लैजिला लगा होता है। ठीक है, और ये वाला भाग क्या होता है, पूछ होता है, टेल। ठीक है, तो एक स्पर्म के कितने भाग होते हैं बताओ, सिर है, ठीक है, ग्रीवा होता है, मध्य भाग होता है, और क्या होता है, पूछ होता है। ठीक है, तो ये एक डायग्राम बना देना है। ठीक है, इतना सा करके आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंडाणु का भी डायग्राम इसमें बनाना है आपको। ठीक है, इसमें अंडाणु का भी डायग्राम आपको बनाना है। तो ये अंडाणु में मेनली क्या होते हैं, सर्वप्रथम इसमें क्या होता है कि एक लेयर होती है, इंटरनल लेयर, क्या नाम है इसका, एक सेकेंड, ये कुछ ज़्यादा मोटा चल रहा है। यहाँ पर एक लेयर होगी। ठीक है, और बीच में क्या होगा, एक अगुणित एग होगा, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनदर लेयर्स, और यहाँ पर बहुत सारी सेल्स लगे रहेंगे इस तरह से। इस तरह से बहुत सारे सेल्स लगे रहेंगे, और इनके बीच में कुछ अदर सेल्स और लगे रहेंगे इस तरह से। ठीक है, तो जो बाहर की लेयर है उसको क्या बोलते हैं, जोना पेलिसिडा। ये इस लेयर जो बाहर है उसको क्या बोलेंगे, जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, और एक और लेयर रहेगी यहाँ पर, क्या बोलते हैं इसको, परिपीतक अवकाश बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्पेस खाली है इसके बीच में क्या बोलते हैं, परिपीतक अवकाश, पेरीविटलाइन स्पेस बोलते हैं, परिपीतक अवकाश रहेगा यहाँ पर। ठीक है, जो बाहर लेयर है क्या बोलते हैं इसको, कोरोना रेडिएटा। बाहर जो लेयर इसको क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, यहाँ पर कुछ दिख रहे होंगे, इसको बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर्स बोलते हैं इसको। ZP3 रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो अन्य प्राणियों के जो एनिमल के स्पर्म होता है उसको अलाउ नहीं करते अंदर जाने से। ठीक है, और बाहर बाहर क्या लगे रहेंगे, यहाँ पर बहुत सारे स्पर्म लगे रहेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये पूरा एक का डायग्राम हो जाएगा।
ठीक है। ये बाहरी लेयर का नाम क्या होगा? बाहरी लेयर जो है जोना पेलुसिडा, ठीक है। फिर ये जो बाहर के लेयर कोरोना रेडिएटा, उससे बाहर क्या है? कोरोना रेडिएटा है। बीच में क्या है? पेरीविटलाइन परपीतक अवकाश है, ठीक है। परपीतक अवकाश। इस तरह से डायग्राम बना के आएंगे एग्ज़ाम के लिए, इसमें स्पर्म का भी और एग्स का, दोनों का, ठीक है, हो जाएगा। आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए। द्विसंकर क्रॉस का, ठीक है, द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको? चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विसंकर क्रॉस में मेंडल ने कितने लक्षण लिए थे? 2 लक्षण लिए थे, ठीक है। कौन कौन से लक्षण थे? बीज का रंग तथा आकार। बीज का रंग और क्या लिए थे? आकार लिए थे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो मेंडल ने 2 विपरीत जोड़े कौन कौन से लिए थे? बीज का आकार और दूसरा क्या था? बीज का रंग था, ठीक है। यहाँ पर इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? जनक पीढ़ी। ये है जनक पीढ़ी, ठीक है। जनक पीढ़ी कौन कौन सी अपने पास होनी चाहिए? गोल, पीला और झुर्रीदार हरा। गोल पीला लिए हैं और क्या लिए हैं? झुर्रीदार हरा। झुर्रीदार हरा लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को ले लेते हैं। इन सब के बीच में क्या कराना है? मिलने के बीच में क्रॉस कराना है, ठीक है। तो गोल पीला के लिए क्या है? ये प्रभावी है, तो प्रभावी के लिए क्या होना चाहिए? कैपिटल आर एंड ये कैपिटल वाई, ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। चलो, तो क्या करेंगे इसको? सर्वप्रथम इसमें कौन सी भाजन होगा? बोलो। अर्धसूत्री भाजन, अर्धसूत्री भाजन होगा। इसमें से क्या बनेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, इधर क्या बनेगा? यहाँ से भी स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। इन सबको क्रॉस करा देंगे, ठीक है। क्रॉस करवाएंगे, इससे क्या बनेगा? गोल पीला, गोल पीला बन गया, ठीक है। गोल इसमें कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है। ये क्या होगा? युग्मक है। और ये क्या हो जाएंगे? ये F1 पीढ़ी हो गया, ठीक है। ये हो जाएगी F1 पीढ़ी, ये बन जाती है F1 पीढ़ी, ठीक है। तो अपने पास क्या था? सबसे पहले ये जनक पीढ़ी है, गोल पीला झुर्रीदार हरा। इसमें मेंडल ने 2 लक्षणों को लिया था, ठीक है। ये आपके बन गए युग्मक, ये इसका प्रभावी का, यानी युग्मक है इसका, और ये है इनका युग्मक, ठीक है। तो इनसे क्या बना? F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी का निर्माण हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लोग कराएंगे स्वपरागण। F1 पीढ़ी में क्या कराना है? स्वपरागण कराना है। तो आगे बढ़ते हैं F1 पीढ़ी में स्वपरागण के लिए। एक पेज और लेना पड़ेगा। F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराएंगे। कैसे कराएंगे इसको? यहाँ से देखते हैं। लिखेंगे F1 पीढ़ी में
स्वपरागण कराने पर, F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर, ठीक है। कैसे कराएंगे इसको स्वपरागण? सबसे पहले कैपिटल आर क्या बनेगा, एक सेकेंड रुकिए। जहाँ पर हमने क्या बनाया था, ये F1 पीढ़ी हमने को क्या करना है, स्वपरागण। तो यहाँ पर जो स्वपरागण कराएंगे तो इससे क्या बनेगा, फिर से नया युग्मक बनेगा। कैसे बनेंगे, कैपिटल आर, इसका फर्टाइजेशन इससे कराएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर इसका कैपिटल आर का, फिर इससे स्मॉल वाई से, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, ये स्मॉल वाई है। फिर क्या होगा, इनका इससे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास नया युग्मक बन गया, ठीक है। F1 पीढ़ी हमने क्या कराया, स्वपरागण करा दिया। फिर भी अब क्या बन गया अपने पास, युग्मक बन गया। सबसे पहले हमने कैपिटल आर को क्या किया, कैपिटल वाई से, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर को स्मॉल वाई से, ठीक है। फिर स्मॉल आर को कैपिटल वाई, स्मॉल आर को फिर स्मॉल वाई से हमने इसमें फर्टिलाइजेशन करवा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। नेक्स्ट प्रोसेस में देखते हैं F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर। तो यहाँ पर हम सब क्या कर रहे हैं, F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अपने पास क्या बनता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई से, ठीक है। तो इसको मेल मान लेते हैं और ये फीमेल प्लांट हो गया, ठीक है। ये सभी क्या हो जाएंगे, जनक 2 हो जाएंगे। इससे पहले जनक 1 था, अब ये जनक 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग गैमीट बनाना है इसमें, ठीक है। तो गैमीट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या होना चाहिए, 2 की पावर n। इसका फार्मूला क्या होना चाहिए बताओ, 2 की पावर n, ठीक है। यहाँ पर n का मतलब क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ हेट्रोगैमेट्स, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, ठीक है। इस और यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 2 की पावर क्या होना चाहिए, 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो कैसे कितने युग्मक बनाना चाहिए, एक साइड कितने युग्मक होंगे, 4 गैमेट होने चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक बनेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर को कैपिटल वाई से, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये अपने पास बन गए हैं युग्मक, ये अपने पास बन चुके हैं, बहुत सारे युग्मक बन चुके हैं, ठीक है। ये सारे अपने पास क्या हैं, सभी युग्मक हैं, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे रख देते हैं। तो इसको जब क्रॉस कराओगे तो इसमें क्या आ जाएगा, लक्षण प्रारूप अनुपात आ जाएंगे, लक्षण प्रारूप
अनुपात इसको रख के निकाल लेना। तो लक्षण प्रारूप अनुपात जो आएगा कितना आएगा, ठीक है, 9:3, 3:1 आ जाएगा। जबकि इसका जो जीन प्रारूप अनुपात आएगा, जीन प्रारूप अनुपात आएगा 1:2 और 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये इसका जीन प्रारूप अनुपात निकल जाएगा, ठीक है। तो कर लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, अपने पास जनक पीढ़ी थे, गोल पीला और झुर्रीदार हरा था, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें पॉलिनेशन कराया, इसमें संकरण कराया जिससे युग्मक बने। युग्मक को हमने संकरण कराया, फिर क्या होना मिला हमें, F1 पीढ़ी में सब सारे पौधे गोल पीले मिले। गोल पीले में हमने क्या काम किया, यहाँ पर गोल पीले में स्वपरागण कराया जिससे हमें फिर से नया युग्मक मिल गया, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया, इसको F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराया तो जिससे फिर से हमें क्या युग्मक मिल जाते हैं, ठीक है, लगभग 8, ठीक है। फिर नेक्स्ट में हमने क्या काम किया, इसको संकरण करा देंगे तो हमें लक्षण प्रारूप अनुपात 9:3, 3:1, ठीक है। 9 गोल पीला, ठीक है, 3 झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार पीला और एक क्या होगा झुर्रीदार हरा। जीन प्रारूप अनुपात, ठीक है, इसमें ये मिल जाएंगे। ये इस तरह से ये एक पूरा मॉडल पेपर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको हेल्प हुई होगी। अगर आपको हेल्प हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।